अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर डिबेट में देख लीजिए कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपना प्रस्तुत करती है। जब ये बोल रहे थे ना कि भारत के संविधान में राम दरबार का चित्र बना है, तो जानते हैं उसका मूल्य क्या है? भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम, वचन की खातिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्ता तजदी 14 वर्ष तक, क्योंकि वो वचन निभाने के प्रतीक हैं। भारतीय जनता पार्टी रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है। हाँ, मैंने प्रारंभ में कहा कि मुंडक उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना चाहिए कि वो उसकी प्रतिपूर्ति कर रहे हैं? आपने हजारों करोड़ रुपए की इमारत बनाने का जिक्र तो कर दिया सुधांशु त्रिवेदी जी, मगर लोकसभा से और सदन से उसकी आत्मा को निकालकर बाहर फेंक दिया। कैसे, क्या हो गया सर? बता ही नहीं रहे आप क्या हुआ भाषण में, उनके वक्तव्य और व्यवहार में। आज के सनावरण में कांग्रेस पार्टी को क्या गलत लग रहा है? क्योंकि जो संदीप दीक्षित ने कहा है कि अन्य पार्टियों को क्यों नहीं बुलाया, उससे मुझे लगता है आप किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस को आज के सनावरण में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, देखिए अंजना जी, देखिए हम तो अपेक्षा भी नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, उन्होंने क्या कहा था कि मैं संख्या बल के आधार पर नहीं, सदन की पक्ष और विपक्ष की सामूहिक चेतना पर अपने कृतित्व को आकार दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी, यह अवसर था, यह समय था, मगर ठीक है, फिर भी यह आपका विवेक है। मगर आज भी देश ये अपेक्षा करता है आपसे कि नई वैभवशाली इमारत बनाइए, मगर उस वैभव को बरकरार रखिए जो हमने आजादी के 70 साल बाद तक जिसको संवार कर रखा, और वर्ष दर वर्ष उसको हम ठीक करते गए। हाँ, पहले गलतियां हुई होगी, लेकिन हर वर्ष हमने उसको ठीक किया। और आज इतना पराभव आपने कर दिया इन संसदीय मान्यताओं का, मर्यादाओं का और इस प्रजातंत्र का, कि अब वो परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। मैंने उदाहरण आपको दिए। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप संसद में प्रतिपक्ष को और देश की भावनाओं का आदर करते हुए उसमें काम सुधांशु जी जवाब। और हर बात में सांप्रदायिक उन्माद अच्छा नहीं लगता सुधांशु त्रिवेदी जी आपको। हाँ। सुधांशु जी, हाँ, तो सांप्रदायिकता का विषय तो हम नहीं लाए थे, बैक करके देख लीजिएगा। धर्म का विषय आप लाए, वारिस पठान लाए, तृणमूल कांग्रेस लाई। ये बात जाके चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आजकल यूट्यूब पे है। मैंने कभी नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा की बात कर, धर्म के संदर्भित विषय पर हमने नहीं कहा। ठीक। सुधांशु जी, तो आप ये मानते हैं कि पूजा करना ठीक था? ये पहला अवसर नहीं है सुधांशु, पूजा करना ठीक था ना दुबे जी? ये पहला अवसर नहीं है, होती रही है। हाँ, तो बस ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी जिस समय इमारतें बनती थी, राजीव जी के समय तो बिल्कुल मैं दुबे जी की बात से सहमत हूं। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं भाई। तो इसलिए वारिस पठान को और तृणमूल कांग्रेस को समझाइए कि इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है और कुछ भी सांप्रदायिक नहीं हो रहा है। सुधांशु जी, अब ये इसी पे आ रहा हूं। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है? अगर धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द नहीं होता, जवाब नहीं देंगे दुबे, संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखा है। हाँ, अरे भाई, क्या तरीका बीच में बहस करने का? ठीक है, सुधांशु जी का जवाब सुनिए सर। आपने पूरा बोला, किसी ने नहीं। आपने बोल लिया, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। हाँ बिल्कुल, आप अभय जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता नाम का कोई शब्द नहीं है। संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द है। पर अफसोस की बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता कह के भारत के धर्म को लांछित, अपमानित और सांप्रदायिक करने का प्रयास किया गया है। अब मैं आ रहा हूं, आपने संसदीय गरिमा, वर्ष 10 वर्ष आपने जबरदस्त संसदीय गरिमा बढ़ाई है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया कांग्रेस ने इसी संसद का प्रयोग करके 1951 में। उसके बाद विपक्ष की किसी भी सरकार को 1977 तक कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, चाहे केरल में पहली कांग्रेस सरकार हो, गैर कांग्रेस सरकार रही हो, या जनसंघ की सरकारें रही हो, अकाली दल की सरकार रही हो, डीएमके की सरकार रही हो। 1977 तक कोई भी विपक्ष की चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। यह संसदीय गरिमा के महान प्रतिमान स्थापित किए। 1975 में सारे विपक्ष को जेल में डालकर संविधान की वह आत्मा, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की पूर्व पीठिका, प्रस्तावना, उद्देशिका यानी प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा, उसे सारे संसद को जेल में डालकर बदला गया। यह महान प्रतिमान। और अभी लेटेस्ट हम देखें तो राज्यसभा के अंदर सीट के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए, इस राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर फाइल फेंकते हुए, उनके ऊपर नोट किसने उछाला था सर हमला देश की संसद में? जितने महान नोट किसने उछाला था सर? आपने सुधांशु जी, आपके तो इतिहास ज्ञान का कोई सानी नहीं है। वो भी बहुत अच्छी नोट किसने उछाला था देश की संसद में सर? नहीं, अंजना जी, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया, बड़ा अच्छा याद दिलाया।
अंजना जी, इस देश में एक ही मौका ऐसा आया है जब सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रमाणित हुआ कि नोट के दम पर सरकार बची। झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस 1994, कांग्रेस की सरकार रिश्वत के द्वारा बची है। संसद में ये हुआ और यह कोर्ट में प्रूव हुआ, मगर चूंकि वोट ऑन अकाउंट कभी संसदीय वो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर वो नहीं हो सकता, इसलिए उस पर असर नहीं हुआ। नोट बिल्कुल इन्होंने नोट देकर फिर सरकार बदलने की बात, बचाने की बात नहीं, चूंकि अभय जी पर ये सीधा रिमार्क है, उनका एक छोटा सा जवाब किया था। और अब इन्होंने जो अभय जी छोटा सा, लेकिन प्लीज मुझे वारिस पठान साहब और रागी साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क लेना। बिल्कुल छोटा सा सुधांशु त्रिवेदी जी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता, सीखा जाता है। आपने इतिहास से क्या सीखा कि मध्य प्रदेश की सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा देना, महाराष्ट्र की सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा देना, गोवा में बहुमत नहीं होने के बावजूद खरीद फरोख्त करके सरकार बना देना, मणिपुर में सरकार का यह हश्र कर देना, बिहार तक में जहां आपको अवसर नहीं दिया था वहां पर भी आप सरकार को कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के गठबंधन की सरकार को तोड़कर अपनी सरकार। आखिरी में यही इसी पर जवाब लूंगी मैं, आखिर में इसी पर वारिस साहब टिप्पणी कर, ठीक है, आप बोल लीजिए फिर। मुझे कई बार लगता है, कहा जाता है कि आप कर्मों का फल कहीं कहीं आपको मिलता है। जो ये सारा है ना, कांग्रेस ने जो बबूल बोया था ना, उसको मिल रहा है। कांग्रेस का किया हुआ है उसी का इनको मिल रहा है। दूसरी बात, कुकर्म जो लोकतंत्र के साथ जो कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, जब वो प्रवचन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शैतान जो है वो वेद मंत्र पाठ करने के लिए आपको प्रवचन करने के लिए शब्दों से नहीं, हम अब शब्द नहीं यूज कर रहे हैं। मैंने बताया एक प्रत्यात्मक व्यंजनात्मक बात मैंने कही। दूसरी बात, गांधी और आरएसएस हिंदू मुस्लिम मुद्दे को छोड़ दीजिए तो स्वदेशी भाषा, स्वदेशी आहार, स्वदेशी विचार, स्वदेशी हिंदू प्रतीक, हिंदू धर्म, पश्चिमी सभ्यता का ये धर्मांतरण, सारे मुद्दे पर, यहां तक कि काउ स्लॉटर बैन पर गांधी और आरएसएस दोनों एक साथ हैं सर। और जिसका आप रोज कोस करके टेलीविजन पर पानी पी करके आप गाली देते हैं। हाँ, एक अंतिम बात जरूर कहना चाहता हूं, एक गलती हुई, कई बार होता है ना, बहुत अच्छे कर्म करते हैं ना तो उसको काजल लगा करके बचाया जाता है। काजल लगा करके कई बार बचाया जाता है। दो तरीके होते हैं, या तो आप बहुत विरोधियों का आप जवाब देते रहिए, या दूसरा है कि आप अपना रास्ता बनाते चलिए और विरोधी जितना बोलना है बोलते रहे। मुझे लगता है वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने यही काम किया है। स्वदेशी का राग अलापने वाले, आप स्वदेशी का राग अलापने वाले पूरे चीन से आजाद भारत के इतिहास का सबसे अधिक इंपोर्ट आपने कर दिया। आपका सनबोर शुल्लई मेघालय का मंत्री, वो कहता है कि मैं गाय काट कर खाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का जीत का जश्न बनाऊंगा, वो बरकरार है। और यहाँ पर आकर आप भाषण जा रहे हैं। सर, वक्त की कमी है, मुझे टोकना ही पड़ेगा। वारिस साहब, आपका पॉइंट जल्दी से। देखिए अंजना जी, मैं सुधांशु जी को बताना चाहूंगा। सुधांशु जी, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ आपके तो प्रधानमंत्री नहीं ना, 130 भारतीय के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है। तो जब हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर रहते हैं और जब हम सेक्युलर कंट्री की पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं वहां पे ऊपर, तो क्या फर्ज नहीं बनता था प्रधानमंत्री का कि संविधान जो सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म की बात करता है, सारे रिलीजन के लोगों को बुलाकर वहां पे पूजा पाठ करते नहीं करेंगे। बात नंबर 2, इससे हटके मैं बता रहा हूं कि आज देश के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। क्या सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके, या जो बेरोजगारी पूरे देश में हमारे बढ़ गई है उसको कम करना जरूरत। आज हमारा रुपया हिस्ट्री के अंदर सबसे नीचे आ गया है डॉलर के बनिस्बत, आप चेक करके देख लीजिए। बेरोजगारी हाईएस्ट हो चुकी है देश के अंदर। आप ये भी जाके चेक कर लीजिए कि क्या हालत हो गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर का भाव 1053 रुपया। स्तंभ की ऊंचाई तो बहुत है, लेकिन क्या वो बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की मुश्किलों के उस पाताल से देश को उबार पाएगा? एक लाइन में सुधांशु जी जवाब, एक लाइन। अंजना जी, इस पूरी डिबेट में आपने देखा कि सांप्रदायिकता से संसदीय व्यवस्था तक, संसदीय व्यवस्था से राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक हमेशा मुद्दों से भागते रहे हमारे विपक्ष के सम्मानित प्रवक्ता। जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया तुरंत इन्होंने गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश किया। पर चिंता मत करिए, अर्थव्यवस्था का भी जवाब हम ही देंगे, संसदीय व्यवस्था का भी जवाब हम ही देंगे।